फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर के आज के इस लेक्चर में हम ऑर्चर्ड मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि एक सक्सेसफुल ऑर्चर्ड को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें कौन सी प्लांटिंग करनी होती है, कौन कौन से मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो करने होते हैं और किस तरह से हम अपने ऑर्चर्ड से मैक्सिमम सस्टेनेबल और इकोनॉमिक यील्ड निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑर्चर्ड होता क्या है। An orchard is one where different fruit crops are planted in an orderly manner and are managed for production of successive yield for economic return. So, orchard कोई भी ऐसा एरिया है जहाँ फ्रूट ट्रीज को प्रॉपर डिस्टेंस, प्रॉपर रोज और कॉलम्स में साइंटिफिकली प्लांट किया जाता है। रैंडम प्लांटेशन को ऑर्चर्ड नहीं कहते हैं। ऑर्चर्ड का मेन ऑब्जेक्टिव होता है रेगुलर और लगातार प्रोडक्शन लेना ताकि फार्मर को अच्छा इकोनॉमिक रिटर्न मिल सके। अब समझते हैं कि ऑर्चर्ड मैनेजमेंट क्या होता है। सो ऑर्चर्ड मैनेजमेंट रिक्वायर्स प्रॉपर प्लानिंग right from the purchasing of land and planting of nursery plants through to the tending of the crop and then harvesting and selling of the produce। यानी ऑर्चर्ड का मतलब सिर्फ पेड़ लगाना नहीं होता है। ऑर्चर्ड इस्टेब्लिशमेंट की शुरुआत होती है सही लैंड के सिलेक्शन और परचेज से, बेस्ड ऑन सॉइल टाइप, क्लाइमेट, इरिगेशन फैसिलिटी, इसमें सब देखना पड़ता है। उसके बाद क्वालिटी नर्सरी प्लांट चूज़ करने होते हैं, उनको साइंटिफिकली प्लांट करना होता है। फिर रेगुलर केयर जैसे कि इरिगेशन, मैन्योरिंग, प्रूनिंग, प्लांट प्रोटेक्शन, ये सब इंक्लूड होता है इसमें। और एंड तक जब फ्रूट रेडी हो जाता है उसकी हार्वेस्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग, ये सब ऑर्चर्ड मैनेजमेंट का पार्ट है। एंड ऑर्चर्ड इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, केयरफुल प्लानिंग एंड रिसोर्स एनालिसिस प्रायर टू एस्टेब्लिशमेंट इज एसेंशियल। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऑर्चर्ड जनरली 15 से 30 साल या उससे ज़्यादा भी चल सकता है, तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। अगर स्टार्टिंग में गलत वैरायटी, गलत स्पेसिंग या गलत साइट चूज़ कर ले तो बाद में उसको ठीक करना मुश्किल और कॉस्टली हो जाता है। इसलिए ऑर्चर्ड इस्टेब्लिशमेंट करने से पहले इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, लेबर, मार्केट एसेस सबको एनालाइज करना ज़रूरी है। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्चर्ड मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं कि ऑर्चर्ड मैनेजमेंट के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट इज सॉइल मैनेजमेंट, यानी सॉइल को हेल्थी रखना। इसमें कल्टीवेशन, मल्चिंग, कवर क्रॉप, ऑर्गेनिक मैटर एडिशन, इरोजन कंट्रोल सब आ जाता है। सॉइल प्लांट का फाउंडेशन है, तो अगर सॉइल सही नहीं होगी तो ग्रोथ और यील्ड दोनों अफेक्ट होंगे। सेकेंड इज प्लांटिंग प्रैक्टिसेस, कौन सी वैरायटी चूज करनी है, सीडलिंग या ग्राफ्टेड प्लांट, स्पेसिंग कितनी रखनी है, लेआउट कैसे बनाना है, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर या कॉन्टोर, प्लांटिंग सीजन क्या होगा, प्लांटिंग पिट प्रिपरेशन, ये सब इस कंपोनेंट में आता है। थर्ड इज वाटर मैनेजमेंट, इरिगेशन कब देना है, कितना देना है और कौन सा मेथड यूज करना है, फ्लड, बेसिन, ड्रिप या स्प्रिंकलर। ओवर इरिगेशन से भी डैमेज होता है प्लांट को, अंडर इरिगेशन से भी, तो वाटर का एक बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। फोर्थ इज न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, प्लांट को एनपीके के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं। इसमें एफआईएम, कंपोस्ट, केमिकल फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स का प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ता है जिससे प्लांट हेल्थी रहे और फ्रूटिंग अच्छी हो। देन ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, दैट मीन्स कैनोपी मैनेजमेंट, यंग प्लांट्स को शेप देना, दैट मीन्स ट्रेनिंग, और मैच्योर ट्रीज में एक्स्ट्रा डिजीज्ड क्रॉसिंग ब्रांचेस को रिमूव करना, दैट मीन्स प्रूनिंग करना, ताकि लाइट और एयर प्रॉपर सर्कुलेट हो और कैनोपी मैनेजेबल रहे। सिक्स्थ इज वीड कंट्रोल, ऑर्चर्ड में वीड्स मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट्स और लाइट के लिए कम्पीट करते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए हम कल्टीवेशन, मल्चिंग, कवर क्रॉप्स या हर्बिसाइड्स यूज कर सकते हैं। सेवेंथ इज पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, फ्रूट ट्रीज को काफ़ी सारे इंसेक्ट्स, पेस्ट, डिजीजेस अटैक करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके टाइमली कंट्रोल मेजर्स लेना और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो करना ज़रूरी है। देन एट्थ इज हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट केयर, फ्रूट को करेक्टली मैच्योरिटी स्टेज पर तोड़ना, फिर उनकी ग्रेडिंग,
पैकिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, ये सब पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशंस ऑर्चर्ड की प्रॉफिटेबिलिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। आने वाली स्लाइड्स में हम इन कंपोनेंट्स को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेजर कंपोनेंट इज सॉइल मैनेजमेंट। Soil management aims at maintaining soil in good condition और improving the condition if necessary। यानी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ऑर्चर्ड की जो सॉइल है वो स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग, फर्टाइल, वेल ड्रेन्ड और बायोलॉजिकली एक्टिव होनी चाहिए। अगर सॉइल ऑलरेडी अच्छी है तो उसे हमें मेंटेन करके रखना है, और अगर वो वीक है जैसे हार्ड पैन, लो ऑर्गेनिक मैटर या हाई इरोजन है तो उस सॉइल को हमें इम्प्रूव करना है। Then this includes protection from direct sunlight and from the impact of rainfall and wind erosion। बेयर सॉइल का डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर से टेम्परेचर हाई हो जाता है, जिससे उसमें जो सॉइल माइक्रोब्स है वो मर सकते हैं। मॉइस्चर जल्दी से इवेपोरेट होता है। हैवी सॉइल से सॉइल पार्टिकल्स वॉश ऑफ हो जाते हैं, जिसे हम इरोजन कहते हैं। विंड से भी जो टॉप सॉइल होती है वो इरोड होती है। सॉइल मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सॉइल को कवर करके इन सब प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करना। सॉइल मैनेजमेंट इंक्लूड्स प्रैक्टिसेस लाइक इंटरक्रॉपिंग, कवर क्रॉपिंग, कल्टीवेशन, सॉड कल्चर, मल्चिंग, क्रॉप रोटेशन, हाई डेंसिटी प्लांटिंग एक्सेट्रा। अब इन सब प्रैक्टिसेस को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सॉइल मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट फेवरेबल कंडीशंस फॉर मॉइस्चर सप्लाई एंड प्रॉपर ड्रेनेज। ऑर्चर्ड सॉइल में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो पानी को स्टोर भी करे और एक्सेस वाटर को ड्रेन आउट भी, यानी नीदर वाटर लॉगिंग नॉर एक्सट्रीम ड्राइनेस। अच्छी स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्लोप और ऑर्गेनिक मैटर इसमें हेल्प करती है। सेकेंड इज टू मेंटेन हाई फर्टिलिटी लेवल एंड रिप्लेनिशमेंट अगेंस्ट लॉसेस। सिंस के जो ट्रीज है वो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को यूज करते रहते हैं। अगर हम सॉइल में एडिशनल न्यूट्रिएंट्स नहीं डालेंगे तो जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी धीरे धीरे गिरती जाएगी। टू चेक और रिड्यूस सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन से टॉप फर्टाइल लेयर जिसमें ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिमूव आउट हो जाती है। कवर क्रॉप्स, मल्चिंग, कॉन्टोर कल्टीवेशन, टेरेसिंग एक्सेट्रा से हम रेन और विंड इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। फिफ्थ इज टू एंश्योर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। अगर सॉइल प्रॉपर्ली मैनेज्ड है तो प्लांट को मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कॉन्टिन्यूस सप्लाई मिलती रहेगी, जिससे प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूट सेट सब बेटर होगा। Next is to utilize vacant land for additional income because such a loss is inconceivable for small holders। फ्रूट ट्रीज की बीच में जो खाली स्पेस होती है, फार्मर उस खाली स्पेस में इंटरक्रॉपिंग प्रैक्टिसेस यूज करके एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकता है, और जिससे ओवरऑल एक प्रॉपर सॉइल मैनेजमेंट होगी। टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन विद हाई इकोनॉमिक रिटर्न्स। जैसे मल्चिंग से इरिगेशन की कॉस्ट कम होती है, कवर क्रॉप से फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट कम होती है, इरोजन कंट्रोल से लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इसी तरह से सॉइल मैनेजमेंट साइंटिफिक तरीके से करें तो इनपुट कॉस्ट कम और हमें जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा मिल सकता है। टू सप्रेस वीड पॉपुलेशन। वीड न्यूट्रिएंट्स, वाटर और लाइट के लिए कम्पीट करता है। मल्चिंग, कल्टीवेशन, कवर क्रॉप सब मिलके वीड्स को सप्रेस करते हैं। जितनी कम वीड उतनी कम वीडिंग कॉस्ट और बेटर क्रॉप परफॉर्मेंस। अब कुछ की टर्म्स को समझ लेते हैं, जैसे कि इंटरक्रॉप, ग्रीन मैन्योर एंड कवर क्रॉप। सो इंटरक्रॉप इज एनी क्रॉप अदर देन द मेन क्रॉप ग्रोन बिटवीन द ट्री रोज एंड द प्रैक्टिस इज कॉल्ड एज इंटरक्रॉपिंग। यानी हम मेन क्रॉप, फॉर एग्जाम्पल एक मैंगो ऑर्चर्ड है, मैंगो ट्रीज के बीच में जो खाली स्पेसेस होंगी वहाँ पे हम एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स जैसे वेजिटेबल्स, पल्सेस या स्पाइसेस एक्सेट्रा लगाते हैं। जब एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप एक मेन क्रॉप के साथ ग्रो होती है, उस प्रोसेस को हम इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। इसके 3 मेन फायदे हैं। फर्स्ट कि हमें एडिशनल इनकम सोर्स मिलता है। सेकंड, सॉइल कवर मिलता है, इरोजन कम होती है। एंड थर्ड कि बेटर यूटिलाइजेशन होता है सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स का। Second is green manure crops, a crop grown mainly to be incorporated into soil to enrich organic matter and nutrients, not for harvest.
ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स जैसे सनहैम्प, काउपी, इन्हें स्पेशली उगाया जाता है ताकि उन्हें फ्लावरिंग से पहले सॉइल में प्लो करके मिला दिया जाए। ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स को मार्केट पर्पज से नहीं उगाया जाता। इन क्रॉप्स का मेन फंक्शन होता है सॉइल में डिकम्पोज होकर सॉइल में नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक कार्बन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करना और सॉइल को फर्टाइल बनाना। इससे जो सॉइल का स्ट्रक्चर और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो ओवरऑल इम्प्रूव होती है। कवर क्रॉप। Cover crops are the crop grown primarily to cover the soil surface and protect it from erosion, and it may also serve as green manure. So जो कवर क्रॉप है इसका मेन काम होता है सॉइल सरफेस को कवर करके रखना। ये क्रॉप ग्राउंड पर एक लिविंग कवर बना देती है जिससे जो रेनफॉल है वो डायरेक्टली सॉइल को हिट नहीं कर पाती और इरोजन कंट्रोल होता है। कवर क्रॉप्स के एग्जाम्पल है जैसे कि लेग्यूमिनस क्रीपर्स, ग्रासेस, क्लोवर्स एक्सेट्रा। कई बार इन कवर क्रॉप्स को सॉइल में मिला दिया जाता है जिससे ये ग्रीन मैन्योर का भी काम कर लेते हैं। इन तीनों टर्म्स को अच्छे से याद रखना क्योंकि सॉइल मैनेजमेंट के आगे वाले मेथड्स जैसे कि कल्टीवेशन, क्लीन कल्टीवेशन, सॉर्ट कल्चर, कल्टीवेशन प्लस कवर क्रॉप, इन सब में ये कंसेप्ट रिपीटेडली यूज होंगे। सॉइल मैनेजमेंट के 4 मेन मेथड्स होते हैं: कल्टीवेशन, सॉर्ट कल्चर, मल्चिंग एंड क्रॉप रोटेशन। इन सब मेथड्स को अब हम 1 by 1 कवर करेंगे। फर्स्ट इज कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मीन्स मैकेनिकल वर्किंग ऑफ सॉइल, यानी जब हम ट्रैक्टर, एनिमल ड्रॉन इम्प्लीमेंट या मैन्युअली खुरपी से सॉइल की होइंग करना, प्लॉट्स तोड़ना, वीड निकालना, इन सब प्रोसेसेस को कल्टीवेशन कहते हैं। कल्टीवेशन के पर्पसेस की बात करें तो पहला आता है वीड कंट्रोल। कल्टीवेशन का सबसे पहला बेनिफिट है कि ऑर्चर्ड के बीच में जो अनवांटेड ग्रासेस या वीड्स उगाते हैं उन्हें रिमूव आउट किया जाता है। सेकंड इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स एंड ग्रीन मैन्योर्स। जब हम FIM, कंपोस्ट, केमिकल फर्टिलाइजर्स या ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स सॉइल सरफेस पर डालते हैं तो कल्टीवेशन से वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं सॉइल में। इससे जो न्यूट्रिएंट्स है वो रूट जोन तक पहुंचाए जाते हैं। थर्ड इज इम्प्रूव एरेशन एंड वाटर इनफिल्ट्रेशन। कॉम्पैक्ट सॉइल में एयर का पैसेज कम होता है, रूट और सॉइल माइक्रोब्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। कल्टीवेशन से सॉइल लूज हो जाती है जिससे एरेशन इम्प्रूव होता है और बारिश का पानी इजीली सॉइल के अंदर इनफिल्ट्रेट कर पाता है जिससे अल्टीमेटली सरफेस रन ऑफ कम हो जाता है। फोर्थ इज दैट इट फैसिलिटेट रूट ग्रोथ एंड न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन। जब सॉइल सॉफ्ट और फ्राइबल होती है तो रूट्स इजीली स्प्रेड कर सकते हैं, स्पेशली यंग ऑर्चर्ड्स में। रूट सिस्टम जितना अच्छा डेवलप होगा प्लांट उतना ही एफिशिएंटली न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्सॉर्ब करेगा। क्लीन कल्टीवेशन। इट मीन्स कीपिंग द इंटरस्पेसेस कंप्लीटली क्लीन बाय रिपीटेड टिलेज एंड वीड रिमूवल। यानी ऑर्चर्ड के ट्रीज के बीच का जो एरिया है उसको हम बार बार कल्टीवेशन करके वीड और ग्रास फ्री रखते हैं। उसमें कोई भी परमानेंट कवर नहीं किया जाता, सिर्फ बेयर और स्टर्ड सॉइल होती है। क्लीन कल्टीवेशन के एडवांटेजेस की बात करें तो पहला आता है कि इट एलिमिनेट्स वीड कंपटीशन फॉर लाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूसेस अल्टरनेट होस्ट्स ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस। जब फील्ड क्लीन होती है तो वीड का कंपटीशन ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है जिससे वाटर, न्यूट्रिएंट, सनलाइट ये सब मेन फ्रूट क्रॉप को मिलता है। साथ ही कई पेस्ट और डिजीजेस वीड्स पर सरवाइव करते हैं। अगर वीड को रिमूव किया जाएगा और प्लांट को क्लीन रखा जाएगा तो ऑर्चर्ड का पैथोजन लोड अल्टीमेटली कम हो जाएगा। सेकेंड इज दैट इट इम्प्रूव्स सॉइल फिजिकल कंडीशन। रिपीटेड टिलेज से सॉइल के जो बड़े बड़े क्लॉड्स है वो टूट जाते हैं, जो स्ट्रक्चर है वो क्रम्बल हो जाता है जिससे एरेशन और रूट पेनिट्रेशन बेटर हो जाती है। थर्ड एडवांटेज इज दैट इट ब्रेक्स सरफेस हार्डपैन फॉर बेटर वाटर इनफिल्ट्रेशन। कई बार रिपीटेड प्लोइंग से एक हार्ड लेयर बन जाती है सरफेस के थोड़ी नीचे जिसे हार्डपैन बोलते हैं। प्रॉपर कल्टीवेशन से इसको तोड़ के हम पानी के डाउनवर्ड मूवमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इट दैट इट इन्हांसेस सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटी वाया बेटर एरेशन। जब सॉइल एरेटेड होती है तो उसमें जो सॉइल माइक्रोब्स है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते हैं। ये थे इसके एडवांटेजेस। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट इज लॉस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जब भी हम सॉइल को ओपन रखेंगे दैट मीन्स उसे
कवर करके नहीं रखेंगे तो उसका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो जल्दी से ऑक्सीडाइज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में लॉस होगा। तो लॉन्ग टर्म में सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन अल्टीमेटली कम हो जाता है। सेकेंड इज इंक्रीज्ड सॉइल इरोजन बाय वाटर एंड विंड। बेड सॉइल पर जब तेज़ बारिश या हवा लगती है तो टॉप सॉइल इजीली वॉश या ब्लो ऑफ हो जाती है। थर्ड पॉइंट इज लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय लीचिंग। जब सॉइल पर कोई कवर नहीं होता तो हैवी रेनफॉल से सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रेट, पोटेशियम एंड कैल्शियम ये सॉइल से लीच आउट हो जाते हैं, जिससे वो रूट जोन से बाहर चले जाते हैं। फोर्थ इज रूट इंजरी एंड ईजियर पैथोजन एंट्री। अगर हम कल्टीवेशन ज़्यादा डीप करते हैं तो यंग फीडर रूट्स कट हो सकते हैं और जहाँ जहाँ पर कट या वूंड बनता है वहाँ से फंगल पैथोजेंस इजीली प्लांट के अंदर एंटर हो सकते हैं। इसीलिए क्लीन कल्टीवेशन को उन्हीं एरियाज में यूज़ करना चाहिए जहाँ इरोजन के रिस्क कम हो, सॉइल डीप हो और हम ऑर्गेनिक मैटर को रेगुलरली रिप्लेनिश कर सकें। हर ऑर्चिड के लिए ये बेस्ट ऑप्शन नहीं होता। क्लीन कल्टीवेशन प्लस कवर क्रॉप ये एक मॉडिफाइड सिस्टम है यूज्ड वेयर इरोजन इज हाई एंड ड्रेनेज इज पुअर। यानी जहाँ बारिश ज़्यादा पड़ती है, स्लोपी एरिया या सॉइल हैवी है जिसमें से वाटर इजीली ड्रेन आउट नहीं होता, उन एरियाज में सिर्फ क्लीन कल्टीवेशन डेंजरस हो सकती है। ऐसे एरियाज में हम पार्शियल कल्टीवेशन प्लस कवर क्रॉप का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। इस मेथड में हम प्री मानसून सीजन में एक बार सॉइल को कल्टीवेट करते हैं, वीड्स को रिमूव करते हैं और सॉइल में मैन्योर को मिक्स करते हैं। फिर जब रेनी सीजन स्टार्ट होता है तो ट्री रोज के बीच में जो स्पेस होती है वहाँ पर हम कवर क्रॉप को ग्रो करते हैं। इन कवर क्रॉप्स के दो पॉसिबल यूजेस हैं। फर्स्ट कि हम इन्हें फ्लावरिंग से पहले प्लो करके सॉइल में मिला दें, जिससे ये एज अ ग्रीन मैन्योर का काम करेंगे और सॉइल के ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज करेंगे। सेकंड कि हम इन्हें एज इट इज़ रहने दें, जिससे ये सॉइल को कवर करके रखेंगे और सॉइल को इरोजन से बचाएंगे। और जब इनकी हाइट ज़्यादा हो जाएगी तो हम इन्हें कट करके एज अ मल्च की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब कवर क्रॉप्स के बेनिफिट्स की बात करें तो पहला आता है कि इट इंक्रीजेज ऑर्गेनिक मैटर एंड इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। जब कवर क्रॉप का बायोमास डिकम्पोज होता है तो सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, इससे एग्रीगेट्स स्टेबल होते हैं और जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो क्रम्बली होता है। सेकेंड दैट इट इम्प्रूव्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सिंस की जो कवर क्रॉप है वो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर के कंटेंट को बढ़ाता है, जिससे जो सॉइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इम्प्रूव होती है। थर्ड इट इन्हांसेस सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ग्रीन बायोमास माइक्रोब्स के लिए फूड सोर्स है, जिससे माइक्रोबियल पॉपुलेशन और एक्टिविटी दोनों बढ़ती है। फोर्थ चेक सॉइल एंड न्यूट्रिएंट इरोजन। जो कवर क्रॉप है वो रेन ड्रॉप इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है, रन ऑफ स्लो हो जाता है, जिससे जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी सरफेस से वॉश ऑफ होने के बजाय क्रॉप बॉडी में टेम्परली स्टोर हो जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज इट सप्रेसेस वीड्स ड्यूरिंग रेनी सीजन। जब कवर क्रॉप खुद डेंस ग्रो करता है तो वीड्स के लिए लाइट, स्पेस और न्यूट्रिएंट्स कम बचती है, इसलिए उनका इन्फेस्टेशन कम हो जाता है। सिक्स पॉइंट इज लेग्यूम्स प्रेफर्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर हम लेग्यूमिनस प्लांट्स को एज अ कवर क्रॉप यूज़ करेंगे तो उनके रूट नोड्यूल्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल को नाइट्रोजन रिच बना देते हैं। नेक्स्ट इज कल्टीवेशन प्लस इंटरक्रॉपिंग। जैसा कि हमने रिसेंटली पढ़ा कि इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है जब हम एक ही फील्ड में एक ही टाइम पर दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स उगाते हैं जिनकी ग्रोथ पीरियड कुछ हद तक ओवरलैप करती है, तो उसे हम इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। इससे लैंड का बेटर यूटिलाइजेशन होता है, लेकिन कंपटीशन मैनेजमेंट करना भी ज़रूरी होता है। हम प्रेफर करते हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स को ही एज अ इंटरक्रॉप ग्रो किया जाए। पेरेनियल इन बिटवीन पेरेनियल्स इज कॉल्ड एज मिक्स्ड क्रॉपिंग। यानी अगर हम एक पेरेनियल फ्रूट ट्री के बीच दूसरा पेरेनियल ट्री भी प्लांट कर दें तो टेक्निकली वो इंटरक्रॉपिंग नहीं बल्कि मिक्स्ड क्रॉपिंग या मल्टी स्पीशीज ऑर्चिड कहलाएगा। देन मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। इसका मतलब है कि हम डिफरेंट हाइट और कैनोपी लेवल के क्रॉप्स को एक ही फील्ड में प्लांट करें, जैसे कोकोनट के नीचे ब्लैक पेपर, देन पाइनएप्पल, ग्राउंड लेवल पर फूडर ग्रास ग्रो की जाए जिससे सनलाइट हर लेयर पर एक प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो। ये एडवांस फॉर्म है इंटरक्रॉपिंग के।
सो मल्टी स्टोरी और मल्टी क्रॉपिंग का सिंपल मतलब है कि डिफरेंट हाइट और कैनोपी के ट्री को एक ही फील्ड में ग्रो करना। इंटर क्रॉपिंग की डिसएडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट इज रूट रिस्ट्रिक्शन, डैमेज एंड इन्फेक्शन इन मेन क्रॉप। अगर इंटरक्रॉप की प्लोइंग, फीडिंग या हार्वेस्टिंग हम टाइम पे ना करें या फिर ट्रीज के बीच की स्पेसिंग कम रखें तो जिसकी वजह से ड्यूरिंग द कल्टीवेशन प्रोसेस जो मेन ट्री की फीडर रूट्स है वो कट हो सकती है और इंजर्ड रूट्स इन्फेक्शन का एंट्री पॉइंट बन जाता है जिससे ग्यूमोसिस या रूट रॉट जैसे डिजीजेस आ सकते हैं प्लांट में। सेकेंड इज एक्सेसिव न्यूट्रिएंट एंड मॉइस्चर डिप्लीशन। अगर हम हाईली एक्सोटिव इंटरक्रॉप चूज करें जैसे कि हैवी फीडिंग वेजिटेबल क्रॉप्स तो वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स का मेजर पोर्शन खुद ही यूज़ कर लेंगे जिसकी वजह से जो हमारी मेन फ्रूट क्रॉप होगी उसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट या वाटर नहीं मिल पाएगा। अल्टीमेटली उसकी जो फ्लावरिंग और जो फ्रूटिंग है उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। थर्ड डिसएडवांटेजेस परप्यूटेशन ऑफ पेस्ट डिजीजेस, नेमाटोड्स एंड वायरसेस। कुछ इंटरक्रॉप्स ऐसे होते हैं जो ऑर्चर्ड के कॉमन पेस्ट या डिजीजेस का ऑल्टरनेट होस्ट का काम करते हैं। अगर हम ऐसे इंटरक्रॉप को ग्रो कर लें तो पेस्ट पॉपुलेशन ईयर राउंड मेंटेन रहेगी और उन्हें कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाएगा। देयरफॉर मेन क्रॉप रिमेन्स प्रायोरिटी। सो ऑर्चर्ड मैनेजमेंट में मेन फ्रूट ट्री हमारी प्राइमरी फोकस होनी चाहिए। इंटरक्रॉप सिर्फ तब तक एक्सेप्टेबल है जब तक वो मेन क्रॉप की हेल्थ, यील्ड और लाइफ को कॉम्प्रोमाइज ना करें। इंटरक्रॉप को सिलेक्ट करने से पहले हमें उसके कुछ डिजायरेबल क्राइटेरियाज को देखना चाहिए जैसे कि इंटरक्रॉप शुड नॉट टॉल, स्प्रेडिंग और शेडिंग मेन ट्रीज। इंटरक्रॉप की हाइट मॉडरेट होनी चाहिए और कैनोपी कम्पैक्ट होनी चाहिए। इंटरक्रॉप ज़्यादा लंबा या स्प्रेडी होगा तो वो सनलाइट इंटरसेप्शन को डिस्टर्ब करेगा। सेकेंड इज नॉन एग्जॉटिव ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ऐसे क्रॉप्स चूज करने चाहिए जो सॉइल से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को ना खींचे। इस सेंस में जो लेग्यूम्स है वो बेटर होते हैं क्योंकि वो खुद नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं सॉइल में। थर्ड इज नॉट एन ऑल्टरनेट होस्ट ऑफ कॉमन पेस्ट और डिजीजेस। इंटरक्रॉप जो कि ऑल्टरनेट होस्ट का काम करे पेस्ट या डिजीजेस का, उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज वाटर रिक्वायरमेंट और फेनोलॉजी शुड सिंक्रोनाइज विथ मेन क्रॉप ऑपरेशंस। इंटरक्रॉप का इरिगेशन शेड्यूल ऐसा हो जो फ्रूट ट्रीज के इरिगेशन से कॉन्फ्लिक्ट ना करे। ग्रोथ पीरियड भी ऐसा होना चाहिए कि मेजर ऑर्चर्ड ऑपरेशंस जैसे कि स्प्रेइंग, प्रूनिंग, हार्वेस्टिंग के टाइम पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट मस्ट बी कंपेटेबल विथ मेन क्रॉप यानी ओवरऑल कॉम्पिटिशन मैनेजेबल हो। नेक्स्ट मेजर मेथड ऑफ सॉइल मैनेजमेंट इज सॉर्ट कल्चर। सॉर्ट कल्चर का बेसिक आइडिया है कि ऑर्चर्ड की जो फ्लोर होती है उसे परमानेंट ग्रास या लो ग्रोइंग वेजिटेशन से कवर करके रखना, यानी जहाँ जहाँ ट्रीज के बीच खाली जगह है वहाँ हम ग्रासेस के एक थिक कारपेट बना देते हैं जिसे सॉर्ट बोलते हैं। इस सिस्टम में ऑर्चर्ड फ्लोर को प्लो करके बार बार डिस्टर्ब नहीं किया जाता। इंस्टेड एक बार ग्रास इस्टेब्लिश कर दी जाती है, फिर उसको पीरियोडिकली मूव करते रहते हैं ताकि हाइट कंट्रोल रहे। और जो ग्रास की क्लिपिंग्स होती है वो सॉइल में डिकम्पोज होकर सॉइल के ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज करती है जिससे माइक्रोबियल एक्टिविटी भी सॉइल में बढ़ती है और लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। सॉर्ट कल्चर ज़्यादातर उन एरियाज में अडॉप्ट किया जाता है जहाँ रेनफॉल हाई हो, लैंड स्लाइटली स्लोपी हो और इरोजन का रिस्क हो, या फिर टेम्परेट रीजन के ऑर्चर्ड्स में जैसे कि एप्पल, पीयर, पीच, प्लम, जहाँ ग्रासेस नेचुरली अच्छी ग्रो करती हो। लेकिन एक बात याद रखना कि जो सॉर्ट कल्चर है इसमें जो ग्रासेस है वो भी मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स के लिए कम्पीट करती है, इसीलिए सॉर्ट कल्चर उन जगह पे सक्सेसफुल होता है जहाँ पर सॉइल डीप और फर्टाइल हो और इरिगेशन या रेनफॉल सफिशेंट हो। ट्रॉपिकल इंडिया जैसे एरियाज में कुछ लिमिटेशंस है। सॉर्ट कल्चर के लिमिटेशंस की बात करें तो पहला यही है कि जो सॉर्ट कल्चर है वो लेस सूटेबल है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इंडिया में ड्यू टू लो मॉइस्चर एंड लो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स। ट्रॉपिक एरिया में ऐसे कई रीजन्स है जहाँ पे ऑलरेडी पानी की कमी होती है। अगर ऐसी कंडीशन में हम ग्रास का परमानेंट कवर रखते हैं तो वो फ्रूट ट्री के साथ पानी और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करेगी जिससे जो ट्री है वो स्ट्रेस में जाएगा, स्पेशली समर सीजन में। सेकेंड रीजन इज एरेशन प्रॉब्लम एंड रूडेंट होल्स। डेंस सॉल्ट लेयर के नीचे सॉइल कभी कभी कॉम्पैक्ट हो जाती है जिससे
एरेशन प्रॉब्लम आती है। साथ ही जो घनी ग्रास होती है, साथ ही में जो डेंस ग्रास होती है, इसमें रैट, स्नेक्स ये शेल्टर ले सकते हैं, जिस वजह से उनके जो बरोस हैं वो रूट सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। थर्ड रीज़न इज फ्रीक्वेंट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, स्पेशली पोटेशियम। ग्रासेस स्पेशली पोटेशियम को काफ़ी क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। अगर हम रेगुलर फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट नहीं करें तो फ्रूट ट्रीज में पोटेशियम डेफिशिएंसी के सिम्टम्स जैसे कि लीफ स्क्रॉचिंग या पुअर फ्रूट क्वालिटी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में सॉर्ट कल्चर को एज इट इज़ अडॉप्ट करना ठीक नहीं है, कुछ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत होती है। अब सॉर्ट कल्चर के मॉडिफिकेशंस की बात करें, फर्स्ट इज ग्रासेस आर अलाउड टू ग्रो विदाउट कटिंग। इस मॉडिफिकेशन के डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि अगर हम ग्रास को एज इट इज़ छोड़ देंगे बिना मो किए तो वो टॉल और कोर्स हो जाएगी, जिससे मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट का हैवी कंपटीशन होगा और जो ऑर्गेनिक मैटर है वो लिविंग बायोमास में ही बंधा रह जाएगा। सॉइल को मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। सेकेंड मॉडिफिकेशन इज ग्रासेस कट एंड रिमूव एज हे, ऑल्सो रिमूव्स ऑर्गेनिक मैटर। अगर हम ग्रासेस को एज अ फूडर की तरह यूज़ करेंगे तो वो फील्ड में ट्रीज के बीच में न्यूट्रिएंट कंपटीशन तो कम करेगी, लेकिन वो फील्ड से सारी बायोमास को बाहर निकाल देती है, जिससे फील्ड से सारी बायोमास बाहर निकल जाती है, तो ऑर्गेनिक मैटर रिटर्न नहीं होता है, जो एक्चुअली सॉर्ट कल्चर का मेन बेनिफिट था। थर्ड मॉडिफिकेशन इज ग्रासेस कट एंड लेफ्ट ऑन सरफेस टू डिकम्पोज। ये बेस्ट मॉडिफिकेशन है। हम इसमें ग्रासेस को रेगुलरली मूव करते हैं, लेकिन जो कट मटेरियल है उसे सॉइल सरफेस पर ही स्प्रेड करके छोड़ देते हैं। इससे कंपटीशन कंट्रोल होता है और धीरे धीरे डिकम्पोजिशन से ऑर्गेनिक मैटर न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल को मिल जाते हैं। फोर्थ मॉडिफिकेशन इज ग्रासेस ग्रोन एंड पास्चर्ड बाय एनिमल्स। कुछ ऑर्चर्ड्स में कंट्रोल ग्रेजिंग अलो की जा सकती है, जैसे शीप या गोट्स को लिमिटेड टाइम के लिए छोड़ना। वो ग्रासेस को ग्रेस करेंगे, जिससे मोइंग का काम हो जाएगा और उनकी जो डंग और यूरिन होगी वो नेचुरल मैन्योरिंग का काम करेंगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब ट्री ट्रंक प्रोटेक्ट हो, नहीं तो ये एनिमल्स बाग को डैमेज कर सकते हैं। एक और अप्रोच है टेम्परेरी सॉर्ट। इसमें कुछ साल जैसे कि 1 से 2 साल के लिए ग्रासेस मेंटेन करते हैं, फिर पूरे ऑर्चर्ड को प्लो करके सॉर्ट को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जिससे मैसिव ऑर्गेनिक मैटर एडिशन होता है सॉइल में। बाद में फिर से ग्रास रीसीडेड की जा सकती है। नेक्स्ट मेथड इज मल्चिंग। इसका सिंपल मतलब है प्लांट के इर्द गिर्द जो सॉइल एक्सपोज्ड होती है उसको हम किसी मटेरियल से कवर कर देते हैं, और जिस मटेरियल से हम कवर करते हैं उसे हम मल्च बोलते हैं। ये कवर एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह काम करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट टू कंजर्व मॉइस्चर। मल्च से डायरेक्ट सनलाइट सॉइल पर नहीं पड़ती, जिससे इवेपोरेशन रेट कम हो जाता है। इसलिए स्पेशली ड्राई रीजन्स पे मल्चिंग से इरिगेशन रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो सकती है। सेकेंड इज मॉडिफाई सॉइल टेम्परेचर। गर्मी में मल्च सॉइल को ठंडा रखती है, क्योंकि सरफेस ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करती, और सर्दी में ये इंसुलेशन देकर सॉइल को थोड़ा गर्म रखती है, जिससे रूट्स एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचे रहते हैं। थर्ड इज दैट इट सप्रेसेस वीड्स। जब सॉइल कवर्ड होती है तो जो वीड सीड्स है उन्हें लाइट नहीं मिल पाती, जिससे उनका जर्मिनेशन रेट कम हो जाता है। नेक्स्ट दैट इट इम्प्रूव्स सॉइल कंडीशन। ऑर्गेनिक मल्चेस जैसे स्ट्रॉ, लीव्स जब सॉइल में स्लोली डिकम्पोज होते हैं तो वो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस और न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं, जिससे वो सॉइल स्ट्रक्चर को क्रम्बली बनाते हैं, जिससे जो सॉइल माइक्रोब्स और अर्थफॉर्म है उनकी एक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। सो जो ये मल्च मटेरियल है ये बेसिकली 2 तरह का होता है, या तो हम ऑर्गेनिक मल्च यूज़ करेंगे या तो प्लास्टिक। ऑर्गेनिक मल्चेस के एग्जांपल है जैसे कि स्ट्रॉ, हे, क्रॉप रेजिड्यूज, लीव्स, सॉडस्ट, ये सब ऑर्गेनिक मल्चेस के एग्जांपल है। प्लास्टिक मल्च के सबसे बेस्ट एग्जांपल है ब्लैक पॉलीथीन, जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं वीड कंट्रोल के लिए और मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए। सिंस कि जो प्लास्टिक है वो वाटर इम्परमिएबल होता है, जिस वजह से वाटर इवेपोरेशन रेट काफ़ी हद तक कम होता है। मल्चिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें
एडवांटेजेस इसके वही आ गए कि दैट इट कंजर्व्स मॉइस्चर, एलिमिनेट्स वीट कंपटीशन, इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, कंट्रोल इरोजन, इंक्रीज ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी इंक्रीज करके इन्हांस करता है सॉइल में। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो पहला डिसएडवांटेज है हाई कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड एप्लीकेशन। प्लास्टिक मल्च या इवन गुड क्वालिटी ऑर्गेनिक मल्च अरेंज करना, ट्रांसपोर्ट करना और मैन्युअली स्प्रेड करना सब मिलके इनिशियल कॉस्ट को काफ़ी हद तक बढ़ा देते हैं, स्पेशली स्मॉल फार्मर्स के लिए। सेकंड डिसएडवांटेजेस ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग प्रॉब्लम। स्ट्रॉ या क्रॉप रेजिड्यूज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बल्कि होता है। प्लास्टिक शीट्स को भी केयरफुली हैंडल करना पड़ता है क्योंकि उनमें टेयर होने का रिस्क ज़्यादा होता है। थर्ड, पॉसिबल पेस्ट एंड डिजीज बिल्डअप इन मल्च्ड रेजिड्यू। थिक मल्च लेयर के नीचे टर्माइट्स, स्लग्स, कट फॉर्म्स, रूडेंट्स जैसे पेस्ट शेल्टर ले सकते हैं और वेट रेजिड्यूज में फंगल डिजीजेस भी ग्रो कर सकती है, इसलिए रेगुलर मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस फायर हजार्ड विद ड्राई ऑर्गेनिक मल्चेस। सो जो ड्राई सीजन है उसमें स्ट्रॉ या हे मल्चेस हाईली कंबस्टेबल हो जाते हैं, इसलिए छोटे से स्पार्क भी पूरे ऑर्चर्ड को जला सकती है, इसलिए फायर सेफ्टी प्रिकॉशंस रखना भी ज़रूरी है। फिफ्थ पॉइंट इज रूट सिस्टम में बिकम टू शैलो ड्यू टू फेवरेबल सरफेस मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। जब सॉइल सरफेस लेयर हमेशा मॉइस्ट और कंफर्टेबल होती है तो रूट्स वहीं ऊपर जोन में स्प्रेड हो जाते हैं और उनका डीप एंकरेज कम डेवलप होता है। लेटर अगर मल्च हटा दिया जाए या ड्रॉट आ जाए तो प्लांट शॉक में आ सकता है। इसी रीज़न से ये सजेस्ट किया जाता है कि जो फर्स्ट ईयर यंग प्लांट्स हैं उनमें हैवी मल्चिंग अवॉइड करनी चाहिए ताकि उनकी रूट्स है वो नेचुरली थोड़ा सॉइल में डीप जाए। Next soil management method is rotation. It means growing different crops in a definite sequence on the same land is called crop rotation. यानी एक ही फील्ड में हम हर सीज़न या हर साल अलग अलग क्रॉप्स को एक फिक्स्ड ऑर्डर में जब ग्रो करते हैं तो उसे हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में हमने लेग्यूम ग्रो कर लिए, देन नेक्स्ट सीजन में हमने सीरियल्स लगाए, देन वेजिटेबल्स एंड सो ऑन। For soil management, rotation must include a legume at some point in the sequence. इसका मतलब है कि अगर हम सॉइल की हेल्थ मेंटेन रखना चाहते हैं तो क्रॉप रोटेशन के दौरान कम से कम एक फेज में हमें लेग्यूमिनस क्रॉप को ज़रूर ग्रो करना चाहिए। जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स है ये नाइट्रोजन फिक्स करके सॉइल के नाइट्रोजन बैलेंस को इम्प्रूव करते हैं। क्रॉप रोटेशन के एडवांटेजेस की बात करें, फर्स्ट इज दैट इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इंसेक्ट पेस्ट्स एंड डिजीजेस। अगर हम सेम फैमिली की क्रॉप को रिपीटेडली उगाएं तो उसके स्पेसिफिक पेस्ट और पैथोजन सॉइल में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। क्रॉप रोटेशन करने से इन पेस्ट का जो लाइफ साइकिल है वो ब्रेक हो जाता है, जिससे इनकी जो पॉपुलेशन है वो नेचुरली कम हो जाती है। सेकेंड, दैट इट बैलेंसेस न्यूट्रिएंट यूज एंड अवेलेबिलिटी। डिफरेंट क्रॉप्स का न्यूट्रिएंट डिमांड डिफरेंट होता है, कोई नाइट्रोजन ज़्यादा लेता है तो कोई पोटैश। क्रॉप रोटेशन से हम एक ही न्यूट्रिएंट को कॉन्टिन्यूस एग्जॉस्ट होने से रोक सकते हैं, प्लस लेग्यूम्स जैसे क्रॉप सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड भी करते हैं। थर्ड, इट अवॉइड्स हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कॉन्टिन्यूस मोनोकल्चर। मोनोकल्चर यानी एक ही क्रॉप को सालों तक बिना ब्रेक के उगाना, जो कि सॉइल और इकोसिस्टम दोनों के लिए हार्मफुल है। इससे नॉट ओनली पेस्ट और डिजीजेस बढ़ते हैं बल्कि कुछ क्रॉप्स अपने रूट एक्सुडेट से टॉक्सिक कंपाउंड्स भी छोड़ते हैं जो सेम क्रॉप की नेक्स्ट जनरेशन को सप्रेस कर सकते हैं, जिसे हम एलोपैथी इफेक्ट कहते हैं। क्रॉप रोटेशन से हम इस प्रॉब्लम को भी ओवरकम कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ऑर्चर्ड मैनेजमेंट का फर्स्ट कंपोनेंट विच इज सॉइल मैनेजमेंट खत्म होता है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपोनेंट विच इज द प्लांटिंग प्रैक्टिसेस। डिगिंग एंड फिलिंग ऑफ पिट्स, यानी प्लांटिंग से पहले हम स्टैंडर्ड साइज के पिट्स डिग करते हैं। उनको प्रॉपर मटेरियल से भरना होता है ताकि यंग प्लांट्स को अच्छा रूटिंग एनवायरनमेंट मिल सके। इसके लिए जो टूल्स यूज होते हैं वो है प्लांटिंग बोर्ड एंड गाइडेड पैक्स फॉर प्रॉपर अलाइनमेंट। प्लांटिंग बोर्ड एक वुडन या मेटल प्लैंक होता है जिसमें सेंटर और दोनों एंड्स पर होल्स होते हैं। हम पहले फील्ड लेआउट डिसाइड करते हैं।
स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और कॉन्टोर अकॉर्डिंग टू द नीड। फिर गाइडेड पैक्स यानी लकड़ी के स्टेक को एग्जैक्ट स्पेसिंग पर ग्राउंड में फिक्स कर देते हैं। फिर हम प्लांटिंग बोर्ड को इन स्टेक्स के बीच रख के हम हर पिट का सेंटर मार्क कर देते हैं। इससे सारे रोज परफेक्टली स्ट्रेट आते हैं, जो लेटर ट्रैक्टर मूवमेंट, स्प्रेइंग, हार्वेस्टिंग, जितनी भी कल्चरल ऑपरेशंस होती हैं उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। देन कम्स पिट डायमेंशन। स्टैंडर्ड पिट डायमेंशन जो होता है वो 1 मीटर इंटू 1 मीटर होता है। दैट मीन्स 1 मीटर डीप एंड 1 मीटर डायमीटर होना चाहिए, सो दैट कि जो हार्ड सब सॉइल है वो ब्रेक हो जाए, रूट्स को डीप, लूज, फ्राइबल जोन मिल सके और FIM प्लस टॉप सॉइल का मिक्सचर इनफ क्वांटिटी में आ सके। डिफरेंट क्रॉप्स के लिए पिट साइज थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। देन सॉइल प्रिपरेशन। जब हम पिट को डिग करते हैं तो सबसे ऊपर की जो 1 फुट या हम कह सकते हैं 30 सेंटीमीटर तक की जो सॉइल होती है उसे जनरली सबसे फर्टाइल सॉइल माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रोब्स और रूट्स का कंसंट्रेशन अच्छा होता है। इसीलिए इस टॉप सॉइल को अलग साइड पर केयरफुली रखते हैं, क्योंकि लेटर इसी से पिट को दोबारा फिल करते हैं। और फिर इस टॉप सॉइल के नीचे 70 सेंटीमीटर तक जो सॉइल होती है वो अक्सर पोर क्वालिटी, स्टोनी, कैलकेरियस और हार्डी सॉइल होती है, जिसको हम रिफिलिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम उसे डिस्कार्ड कर देते हैं। सॉइल प्रिपरेशन के प्रोसेसेस की बात करें तो पहला आता है कि जब हम पिट्स को डिग कर लेते हैं तो हम उसे कुछ दिनों के लिए, जैसे कि 2 से 3 दिन या फिर 1 से 2 हफ्ते के लिए एक्सपोज्ड छोड़ देते हैं, जिससे सनलाइट एक्सपोजर और विंड की वजह से जो सॉइल है वो स्टेराइल हो जाती है और जितने भी उसमें हार्मफुल सॉइल बॉर्न इंसेक्ट्स और फंजाई का पॉपुलेशन है वो भी कम हो जाता है। रेन से पिट के साइड वॉल्स है वो थोड़ी सेटल हो जाती है। देन हमने जो फर्टाइल टॉप सॉइल सेपरेट करके रखी थी उसे हम FIM और सिल्ट के साथ मिक्स करके इस पिट को फिल करेंगे। जो सिल्ट है वो सॉइल के टेक्सचर और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करती है, स्पेशली सैंडी सॉइल में। और जो FIM है वो वेल डिकम्पोज्ड होना चाहिए, इससे सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रोब्स और बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिलता है। और ये ध्यान रखना है कि जो FIM है वो हाफ रोटन या फ्रेश ना हो, वरना हीट या टॉक्सिक गैसेस से जो यंग रूट्स है वो जल सकते हैं। पिट को मिक्सचर से फिल करने के बाद हम उसमें अच्छी तरह से वाटरिंग करते हैं ताकि जो सॉइल है वो सेटल हो जाए, एयर पॉकेट्स निकल जाए और जो FIM है वो भी मॉइस्ट होकर एक्टिव हो जाए। ये वाटरिंग प्लांटिंग से हम कुछ दिन पहले करते हैं ताकि जब प्लांट को लगाया जाए तो जो सॉइल है वो प्रॉपर्ली मॉइस्ट हो लेकिन नॉन स्टिकी भी हो। कई रीजन्स में पिट्स में टर्माइट का अटैक कॉमन होता है, जो कि न्यूली प्लांटेड सीडलिंग के रूट्स और स्टेम को खा जाते हैं। इसलिए रेकमेंड किया जाता है कि पिट भरते वक्त 25 ग्राम कार्बोफ्यूरिन ग्रैन्यूल्स को भी मिक्स करना चाहिए। आजकल कई जगह पर कार्बोफ्यूरिन रिस्ट्रिक्टेड है, तो उन जगह पर फार्मर्स ऑल्टरनेट सेफर इंसेक्टिसाइड्स या बायो कंट्रोल एजेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड पिट यंग फ्रूट प्लांट के लिए एक आइडियल नर्सरी बेड जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जहां वो जल्दी इस्टेब्लिश होकर विगरस ग्रोथ दिखा सकता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज प्लांटिंग डिस्टेंस, जिसे हम स्पेसिंग भी बोलते हैं। गलत स्पेसिंग से पूरे ऑर्चर्ड की परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकती है, इसीलिए इसको साइंटिफिक बेसिस पर डिसाइड करना ज़रूरी है। सबसे पहले देखते हैं फैक्टर्स विच अफेक्ट्स स्पेसिंग। फर्स्ट इज द क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप। हाई रेनफॉल और फर्टाइल सॉइल्स में ट्रीज नेचुरली विग्रस ग्रो करते हैं, इसीलिए उन्हें ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है। वहीं पर जो ड्राई और पुअर सॉइल होती है उनमें ग्रोथ कंपैरेटिवली स्लो होती है, जिस वजह से हम उन रीजन्स में जो स्पेसिंग है उन्हें थोड़ा क्लोजर रखते हैं। सेकेंड इज वैरायटी एंड ग्रोथ हैबिट। सेम स्पीशीज़ की अलग अलग वेराइटीज़ की विग्रस ग्रोथ डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो की ड्वार्फ वैरायटी लाइक आम्रपली को हम क्लोजर स्पेसिंग पर लगा सकते हैं, जबकि विग्रस सीडलिंग मैंगो को वाइड स्पेसिंग चाहिए होती है। ग्रोथ हैबिट भी डिसाइड करती है कि रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना रखें। थर्ड इज रूट स्टॉक्स यूज्ड। ग्राफ्टेड ट्रीज में रूट स्टॉक ग्रोथ को काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। ड्वार्फिंग रूट स्टॉक से ट्री साइज छोटा रहता है तो स्पेसिंग कम रखी जा सकती है। विग्रस रूट स्टॉक होने पर स्पेसिंग ऑटोमेटिकली वाइड रखनी पड़ती है। नेक्स्ट इज इरिगेशन मेथड एंड प्रूनिंग टेक्निक।
अगर ऑर्चर्ड में ड्रिप इरिगेशन और रेगुलर ट्रेनिंग और प्रूनिंग सिस्टम फॉलो हो रहा है तो कैनोपी कॉम्पैक्ट रखी जा सकती है। इस केस में हाई डेंसिटी या क्लोजर प्लांटिंग प्रैक्टिकल है। वहीं ट्रेडिशनल फ्लड इरिगेशन और मिनिमल प्रूनिंग वाले ऑर्चर्ड्स में ट्रीज अनकंट्रोल्ड स्प्रेड करते हैं, वहाँ वाइड स्पेसिंग सेफ रहती है, नहीं तो ओवरलैपिंग कैनोपी से प्रॉब्लम आ सकती है। आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। इस वीडियो में हमने ऑर्चर्ड मैनेजमेंट के 2 मेजर कंपोनेंट्स को डिटेल में कवर किया, विच इज़ सॉइल मैनेजमेंट एंड प्लांटिंग प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।